रत्नगढ़ नामक एक गांव में गोलू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में तरबूज की खेती करता था। गोलू अपने उगाए हुए तरबूज को मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि उन्हें अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव बेचता था। एक बार एक आदमी गोलू के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था, और वह गोलू से कहने लगा, अरे भाई साहब नमस्कार, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा तो बताइए, किस काम से आए हैं? अरे भैया, मेरे मालिक नगर की मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। बहुत बड़ी दुकान है हमारे मालिक की, जिसमें वह तरबूज का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में तरबूज चाहिए, क्योंकि तुम तरबूज की खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के तरबूज बेचने हैं तो भैया मैं उनकी अच्छी कीमत लगा दूंगा। भैया आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा, मैं जो तरबूज अपने खेत में लगाता हूँ उन्हें खुद ही बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता। अरे भैया तुम कह क्या रहे हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। फिर जगह जगह घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि तुम भी एक ही जगह अच्छी कीमत में बेच दो। क्यों सही कहा ना? अगर तुम भी मेरे मालिक को सारे तरबूज बेच दोगे तो तुम्हारी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए तरबूज उगाओ ना। तरबूज बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? तरबूज उगाने में समय लगाओ उगाने में, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरा तरबूज कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भाई, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपना तरबूज मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं। अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मुनाफे और पैसे का ज्यादा लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपना तरबूज मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ गए और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? गोलू के समझाने के बाद रामलाल यह समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वह वहां से चला गया। गोलू अपनी बैलगाड़ी पर ढेर सारे तरबूज लाद कर बेचने के लिए निकलता है। काफी देर बाद वह सुंदरपुर नाम के गांव पहुंचता है, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका होता है। अरे शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और हमारे यह दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूँ कि आज रात यहीं पर गुजार लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचते सचते गोलू एक बड़े से घर के सामने से गुजरता है। तभी घर के बाहर खड़ा एक आदमी उसे आवाज लगाता है। ओ भाई, कौन? अरे कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। गोलू देखता है कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम गोलू है और मैं रत्नपुर गांव का हूँ। ये तरबूज बेचने के लिए सुंदरपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं भी उन्हें चलाते चलाते थक गया हूँ। इसीलिए सोचा कि आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकल जाऊं। अगर आप थोड़ा मदद कर दें और बता दें कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। अरे भाई, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, आज रात यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही गोलू ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और चैन की सांस ली। गोलू खाना खाने के बाद हवेली में बैठा होता है।
तभी धर्मपाल सेठ उससे बातचीत करने लगता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली। हुजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। देखो गोलू, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। वैसे देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये सारे तरबूज तुम्हारे ही खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। गोलू ने बताया कि वह अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। यह सुनकर धर्मपाल सेठ गंभीर हो गया। हाँ, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उसे जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे। इसी वजह से आम आदमी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब, आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है। पर ऐसा ना हो, इसीलिए मैं अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ और यही करने में मुझे खुशी मिलती है। सच में गोलू भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च स्तर के हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो सच में सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। आराम कर लो। गोलू मुस्कुराता है और सेठ जी के आतिथ्य के लिए उनका धन्यवाद करता है। धर्मपाल सेठ ने अपने घर के एक कमरे में गोलू के सोने का इंतजाम कर दिया। उसने एक बिस्तर बिछाया और फिर खुद अपने कमरे में सोने चला गया। गोलू बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह धर्मपाल सेठ के बारे में सोचने लगता है। हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है। इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन बहुत ही निर्मल और दयालु है। गोलू गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। ऐसे इंसान भला आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं। कितने बड़े लोग होते हैं, लेकिन उनके दिल छोटे होते हैं। पर धर्मपाल सेठ जैसा इंसान सच में बहुत कम देखने को मिलता है। धीरे धीरे गोलू की आंखें भारी होने लगती हैं और वह चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह गोलू जब उठा तो वह फिर से सोचने लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। इस घर के मालिक धर्मपाल सेठ ने मुझे अपने घर में ठहरने की जगह देकर मेरी बहुत मदद की। क्यों ना इसके बदले में मैं इन्हें कुछ तरबूज दे दूं। यह सोचकर गोलू अपने तरबूज के ढेर के पास पहुंचा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि ढेर आधा ही रह गया था। अरे ये क्या, मेरे तरबूज कहाँ गए? आधे तरबूज तो गायब ही हो गए। गोलू घबराकर तुरंत धर्मपाल सेठ के पास गया। अरे साहब, मैंने रात को आपके आंगन में जो तरबूज रखे थे उनमें से आधे गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? गोलू की बात सुनकर धर्मपाल सेठ अचानक गुस्से से लाल हो गया। राम राम, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। गोलू आश्चर्य से देखता रह जाता है, लेकिन सेठ की गुस्से की आग बढ़ती जा रही थी। पहले तुमने मेरा विश्वास जीता, फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही चालबाज और धोखेबाज निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे तरबूज चुरा लिए और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वाह वाह, एक तो चोरी की, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे तरबूज लौटा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमका रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जा,
नहीं तो अपने आदमियों को बुलवा कर तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सहूंगा, बेईमान कहीं का। धर्मपाल सेठ के धमकाने पर गोलू को समझ आ गया कि अब इससे बात करना बेकार है। वह मन ही मन सोचता है, इससे बात करना बेकार है। गोलू गुस्से में अपने बाकी बचे तरबूज उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। गोलू सीधा गांव के मुखिया जी के पास पहुँचता है और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताता है। मुखिया जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रात भर धर्मपाल सेठ के घर में ठहरा और सुबह जब उठा तो देखा कि मेरे आधे तरबूज गायब हो चुके थे। जब मैंने सेठ जी से पूछा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। मुखिया जी गंभीरता से सुनते हैं, फिर सोच कर बोलते हैं, अगर सचमुच तुम्हारे तरबूज धर्मपाल सेठ ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि वह बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर कोई अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे तरबूज चुराए हों? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उसी आदमी का है। उसके अलावा और कौन चुरा सकता है? ठीक है, पहले उससे बात करनी होगी, तभी कोई फैसला किया जाएगा। गोलू मुखिया जी की बात सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन अब वह चाहता था कि इंसाफ हो। मुखिया जी ने उसी समय धर्मपाल सेठ को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब धर्मपाल सेठ वहां पहुंचा तो गोलू को वहां देखकर वह तिलमिला उठा। अरे मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने देखिए रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया। अरे मेहमान समझकर मैंने कहा, रुक जाओ भैया। ठीक है, रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, और यह निकला एहसान फरामोश की मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊंगा? मेरे खुद के खेत में अच्छे अच्छे तरबूज उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊं? अरे मेरे कौन सा कमी पड़ रही है, लेकिन यह ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं मानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने यह चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो तरबूज उगे हैं, उनमें से एक तरबूज तुम यहाँ पर लेकर आओ। धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लाने के लिए चला जाता है। धर्मपाल सेठ के जाने के बाद मुखिया जी एक बार फिर से गोलू से पूरे मामले की जानकारी लेने लगे। इस बीच धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लेकर वापस लौट आता है। मुखिया ने गोलू की बैलगाड़ी में से एक तरबूज मंगवाया और फिर दोनों तरबूजों को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहाँ पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ लालू, हम इसका नाम लालू और यह तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में यह बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि ये दोनों तरबूजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। मुखिया जी ने लालू से कहा, लालू, क्या तुम इन दोनों तरबूजों की जांच करके यह बता सकते हो कि ये दोनों तरबूज एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग? दोनों तरबूजों को बड़े ही गौर से देखने के बाद। ठीक है, यह भी हाँ, इसकी बनावट अभी ठीक है। हम इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा ठीक से देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए इनके स्वाद को छक कर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों तरबूजों को चखो और मुझे बताओ। लालू ने एक चाकू से धर्मपाल सेठ के लाए हुए तरबूज को काटा। जैसे ही उसने वह तरबूज खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, वह हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे विक्रम, आप तो वैद्य है ना, जरा देखिए तो सही, लालू को क्या हो गया? अरे यह तो अच्छा भला यहाँ पर आया था, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। आप तुरंत इनका इलाज कीजिए, देखिए, जल्दी से जल्दी देखिए। अरे, अवश्य ही इस तरबूज में जहर था, इसीलिए तरबूज को खाते ही इसकी यह हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। फिर कुछ लोग लालू को उठाकर विक्रम के घर इलाज के लिए ले जाते हैं।
इसके बाद मुखिया जी खड़े स्वर में धर्मपाल सेठ सवाल करते हैं। अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीले तरबूज उगाए हैं क्या? तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था, जिसमें जहरीला तरबूज खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वह तरबूज भी तुमने ही दिया होगा। अगर लालू को कुछ हो गया तो याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम पर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लग गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। यह सुनते ही धर्मपाल सेठ डर जाता है और मुखिया को एकांत में ले जाकर फुसफुसाता है। अरे मुखिया जी, जरा इधर आइए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये तरबूज मेरे खेत के नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान गोलू के ही तरबूज हैं। अरे उसके ही तरबूज जहरीले हैं। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं उसके तरबूज चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस मामले से मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। हाँ, बहुत सारा धन दूंगा। आप एक बार सोच कर देखिए। मुखिया जी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से धर्मपाल सेठ को डांटते हैं। वाह, मुझे मालामाल करोगे? एक तो खुद चोरी का अपराध किया और अब मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो। गोलू को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुमने पहले भी कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारी तरह लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझ लिया जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाएगा। तुम्हें मालूम है कि किसी को रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध पहले ही मान लिया होता तो बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए, चोरी का, हत्या का और रिश्वत देने का। तभी वहाँ पर गोलू, लालू और वैद्य जी भी आ पहुँचते हैं। तीनों को देखकर धर्मपाल सेठ घबरा जाता है और घबराहट में बोलता है। अरे अरे, देखो लालू तो एकदम ठीक है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, वह एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह तरबूज मेरे नहीं थे, वह तो मैंने गोलू के चुराए थे। अब जब वह तरबूज मेरे थे ही नहीं तो हत्या का इल्जाम मुझ पर कैसे लग सकता है? मुखिया जी ठहाका लगाते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो अब तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। हम सब ने मिलकर यह नाटक इसलिए किया था ताकि तुम सच उगल दो। असल में लालू कोई सब्जियों का झाता नहीं है और ना ही वैद्य जी कोई जांच करने आए थे। लालू ने तो सिर्फ तरबूज खाकर बेहोश होने का नाटक किया था। असल बात तो ये है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को मेरे पास तरबूज खरीदने के लिए भेजा था ना, उस रात मैंने उसी आदमी को तुम्हारे घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने पहले से ही एक आदमी को मेरे खेत के तरबूज खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन जब मैंने अपने तरबूज नहीं बेचे तो तुमने मुझे अपने घर पर रोककर सोने के लिए जगह दी और आधे तरबूज चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल बहुत ही नीच काम करते हैं। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। धर्मपाल सेठ, तुम्हारी जैसी चालाकी से मैं नहीं चलता। तुम्हारे जैसे दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती हो गई जो तुम्हारे घर पर आया। गोलू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी इस समस्या के बारे में राज्य के महाराज से बात करूंगा और हाँ, तुम्हारे चोरी हुए तरबूज तुम्हें वापस दिलवाए जाएंगे। इसके बाद धर्मपाल सेठ से गोलू के सारे चोरी हुए तरबूज वापस दिलवा दिए गए। मुखिया जी ने गांव के सभी किसानों को चेतावनी दी। उसके बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। गांव के बाकी किसानों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने मुखिया जी और गोलू की सूझबूझ और बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। इसके बाद गोलू अपने तरबूज लेकर आगे बढ़ गया, उचित दामों पर उन्हें बेचा और वापस अपने गांव लौट गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट या आखिर होता क्या है। तो अगर आप एकदम बिगनर्स है, ठीक है, आप एकदम बिगनर्स है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, एकदम जीरो नॉलेज है, ठीक है, आपको क्या एकदम जीरो नॉलेज है, एकदम कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर 4, 5 या 6 क्लास का बच्चा भी रहेगा ना तो एकदम अच्छा समझ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा।
ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जितना भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैं 100% आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो देख लेने के बाद ना दूसरा कोई भी आपको वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कुछ भी हो, मतलब दोनों सेम ही है। बहुत कोई शेयर मार्केट बोलता है, बहुत कोई स्टॉक मार्केट बोलता है। ठीक है, तो ये समझिए सबसे पहले होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट एक ऐसा जगह होता है ना, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कंपनीज जो है, कंपनीज मैं बोल रहा हूँ, कंपनीज मतलब कंपनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंपनीज मतलब बहुत सारी कंपनियाँ होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता होता है ना शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स को क्या करता है ना, कुछ हिस्सा, शेयर्स का कुछ हिस्सा। ठीक है, ये कंपनी है। ठीक है, ये मान के चलिए कोई कंपनी है, कंपनी है। ठीक है, ये इसका मान के चलिए कंपनी है, ये ए नाम से, ए नाम से कंपनी है। ठीक है, ए नाम से कंपनी है। ये क्या करेगा ना, अपना शेयर्स का कुछ हिस्सा क्या करता है ना, बेचता है। ठीक है, शेयर्स का कुछ हिस्सा क्या किया, बेच दिया। मान के चलिए इसके पास बहुत सारा शेयर्स है, मान के चलिए इसमें क्या किया ना, 1000 शेयर्स क्या किया, इसका शेयर्स का कुछ हिस्सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या किया, 1000 मान के चलिए बेच दिया शेयर्स का। ये है कंपनी, कंपनी मान लीजिए ए नाम से या बी नाम से कोई भी कंपनी है। ठीक है, इसके पास क्या है, शेयर्स है, तो ये शेयर्स का अपना कुछ हिस्सा क्या किया ना, मान के चलिए कुछ हिस्सा में 1000 शेयर्स ये क्या किया ना, बेच दिया, बेच दिया। ठीक है, बेच तो दिया, अब इसको लिया कौन, हम जैसे आप जैसे बहुत से रिटेलर्स है या फिर जो भी है वो सब लिए। ठीक है, अब ये जो शेयर्स हो गया ना, ये शेयर्स 1000 शेयर्स है, अब उसी को क्या होता है ना, खरीदा जाता है और बेचा जाता है, बाय और सेल किया जाता है। समझ गए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, नहीं समझे फिर से अच्छे देखिए। शेयर मार्केट में क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनीज का, ये कंपनीज मान के चलिए ए नाम से कंपनी या कोई भी नाम से कंपनी है, बहुत सारे, करीब इंडियन मार्केट में करीब 5500 कंपनीज लिस्टेड है, 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, सोचिए। ठीक है, तो उसमें से कोई भी कंपनी, मान के चलिए ए नाम का कोई कंपनी, मैं फिर से बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, वो क्या किया, अपना कुछ हिस्सा क्या किया, अब ये बेचा क्यों ये भी मैं बताऊंगा आगे। ये अपना क्या किया, कुछ हिस्सा 1000 हिस्सा बेच दिया। ठीक है, तो बेचा किसको, कोई लेगा तब ना। तो हम आप जैसे बहुत से जो रिटेलर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको बाई कर लिया मान के चलिए 1000 में। ठीक है, अब ये कंपनी क्या हुआ, ऊपर गया, ये जो कंपनी मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी बेचा क्यों, ये भी बात है ना, कंपनी बेचा क्यों मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसमें बताता हूँ, 1000 शेयर्स इसने बेच दिया, तो लिया कौन, हम आप जैसे रिटेलर्स लिए। ठीक है, लेने वाला कमी नहीं है। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा हो बशर्ते, बस फंडामेंटल एनालिसिस टोटल मतलब उसका बढ़िया होना चाहिए, ग्रोथ रोज प्रॉफिट में है कि नहीं है, रेवेन्यू टोटल अच्छा हुआ, तो मान के चलिए अच्छा शेयर्स का कंपनी अगर वो बेच रहा है तो क्या होगा, लेने वाला का थोड़ा लगेगा, वो तो चलिए ले लिया। अब यही जो शेयर्स है 1000 शेयर्स, क्योंकि ये 1000 से इसके पास बहुत सारा शेयर्स है, लेकिन ये क्या किया, 1000 शेयर्स ही बेच रहा है। समझे, अपना जो कंपनी का कुछ हिस्सा का 1000 शेयर्स ही बेच रहा है, ना कि पूरा बेच दे रहा है। ठीक है, पूरा बेच रहा है तो समझिए कुछ झोल झाल है, या तो कंपनी डूबने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए बेच रहा है। लेकिन कुछ हिस्सा बेच रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी बताऊंगा क्यों बेच रहा है। ठीक है, मान के चलिए 1000 बेचा, तो लेने वाला मान के चलिए हम आप बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या किसी में बाई कर लिए, 1000 में ही बाई कर लिए। अब हमको 1000 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मान के कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऊपर गया, तो हम लोग क्या किए इसको, फिर 1000 से जैसे 1000 10 20 50 या 11 हो गया, तो हम लोग बेच दिए। तो बेचे कौन, तो लेगा कौन, अब हम आप जैसे रिटेलर्स नहीं लेंगे ना, लेने वाला कमी नहीं है। तो यही होता है ना, जो ये शेयर्स है, कंपनी का जो शेयर्स है, शेयर्स का कुछ हिस्सा जो है ना, ये जो कंपनी क्या किया, बेचा ना, तो हम रिटेलर्स, हम आप जैसे रिटेलर्स जो लिए, उसी में क्या होता है, बाई और सेल होता है। समझ गए, ये जो शेयर्स है ना 1000 या जितना भी 110 20 या 1000 10,000 जितना भी शेयर्स है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो इसी में क्या होता है ना, बाई सेल होता है, मतलब खरीदते और बेचते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए, मतलब ये शेयर्स में ही होता है बाय और सेल, समझ गए, ये शेयर्स का ही बाई सेल होता है। देखिए, कंपनी बेचा क्यों ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब कंपनी को मैंने पहले ही बताया कि कंपनी क्या करता है, शेयर्स क्या रहता है कंपनी का, एक छोटा सा हिस्सा रहता है वो बेचता है वो। समझ गए,
तो आप मान के चलिए कंपनी का अगर आप शेयर्स बाय कर लिए ना, मान के चलिए ये 1000 बेच रहा है, ठीक है, इसमें से आप मान के चलिए एक शेयर्स भी अगर बाय कर लिए, ये एक शेयर्स भी, तो आप क्या हो गए ना, कंपनी का आप छोटा सा हिस्सेदारी खरीद लिए, कंपनी का आप खुद को छोटा सा मालिक बोल सकते हैं, क्योंकि आपने इस कंपनी का, ए नाम का जो कंपनी था उसमें से क्या किया, आपने 1000 में से एक शेयर्स कंपनी का बाय कर लिया, तो आप कंपनी का क्या हो गए, हिस्सेदारी हो गए। मान के चलिए इसके पास तो लाखों करोड़ों शेयर्स होगा, लेकिन वो अपना कुछ हिस्सा 1000 शेयर्स बेचा, वो क्यों बेचा वही बताऊंगा, ठीक है, बेच दिया। आपने क्या किया, इसका एक शेयर बाय किया या 2 शेयर या 10 शेयर या 20 शेयर, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 1000 बता रहा हूँ, ऐसा 1000 कुछ नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो आपने इसका क्या किया, एक शेयर से बाय किया ना, तो आप कंपनी का क्या होगा, छोटा सा मालिक होगा, क्योंकि आपने उस कंपनी में एक शेयर्स लिया, मतलब हिस्सेदारी खरीद लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कंपनी शेयर्स बेचता क्यों है, कंपनी ये शेयर्स बेचता क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कंपनी को, जैसे ये नाम का कंपनी था, ये अपना शेयर्स बेचा क्यों, ये अपना शेयर्स बेचा क्यों, तो देखिए ये बेचा क्यों कि इसको पैसा का ज़रूरत होगा। आपको पता है, मान के चलिए कंपनी है, वो तो ऐसे नहीं चला, उसको कभी कभी ना किसी ना चीज़ का, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो अपना 1000 शेयर्स बेचा, ये बेचा क्यों, पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए बेचा है। अब क्या हो सकता है पैसा की ज़रूरत में, कंपनी हो सकता है अपना बिजनेस, बिजनेस को है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, मान के चलिए कोई नया प्लांट लगा रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक है, या फिर उसके पास अगर कंपनी का अगर डेप्ट बढ़ गया है, या हो सकता है सैलरी देने के लिए कर्मचारी सबको, स्टाफ को, तो कोई भी चीज़ हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से, मतलब पैसा का मेन उसका मोटिव क्या है, ज़रूरत पैसा है, तो इसीलिए वो क्या क्या कंपनी अपना बेचा। कभी कभी डेप्ट के लिए बेच देता है कि डेप्ट ज़्यादा हो गया है, तो चलो कुछ कंपनी का शेयर्स के हिस्सा बेच दे तो कुछ पैसा होगा, तो यहाँ से डेप्ट मतलब ऋण चुका दिया जाएगा, बिजनेस का ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए, समझ गए, हो गया, क्लियर हो गया आपको। तो ये कंपनी शेयर्स बेचता क्यों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है, मेन इसका जो मोटिव है पैसे कमाने के लिए, पैसा का ज़रूरत होता है ना, मान के चलिए नया प्लांट ये वो जो, तो ठीक है। अब देखिए, अब आप या हम, ये जो कंपनी का 1000 शेयर्स ये जो बेच दिया था अपना 1000 शेयर्स, ठीक है, ये जो बेचा था 1000 शेयर्स, ये 1000 ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है, इसको मत समझिए कि ये, क्योंकि 1000 ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए, कंपनी के पास लाखों करोड़ शेयर्स रहता है, ठीक है। अब देखिए ये 1000 यहाँ हम आप या हम लिए क्यों इसका, हम लिए क्यों, हमको क्या ज़रूरत है इसका, कंपनी में एक भी शेयर्स हमने बाय किया, एक भी शेयर्स मान के चलिए, एक भी शेयर्स हमने बाय किया, एक भी शेयर्स, ये हमने क्या किया, बाय किया एक शेयर्स भी, तो आखिर हम लोग लिए क्यों, हमको क्या ज़रूरत था लेने का। देखिए इसका ज़रूरत इसलिए है, देखिए ये कंपनी जो 1000 शेयर्स बेचा है, ठीक है, मुझे पता है या आपको पता है कि ये जो कंपनी है ए नाम की, ये क्या है, इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब ये कंपनी ऐसा है कि इन फ्यूचर इसका और ग्रोथ बढ़ेगा, इसका जो कंपनी है ये प्रॉफिट में जा रही है, क्वार्टरली भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, मतलब ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंपनी है। तो आपको ही पता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। तो मान के चलिए इसके इतने जो 1000 शेयर्स बेचा था, ठीक है, हम लोगों ने बाय किया था एक शेयर्स भी, तो हम लोग क्यों बाय किया था, प्रॉफिट कमाने के लिए बाय किए थे, हम लोगों ने क्यों बाय किए थे, मेन मोटिव तो हम लोग को ही पैसा कमाना, हम लोग तो पैसा झूठ का फेंकने तो यहाँ नहीं आए ना, तो हम लोग क्या करेंगे या किए, क्यों किए, हम लोगों ने इसका एक शेयर से बाय किए, तो क्या, पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो हम लोगों ने बाय किए एक शेयर्स भी, क्यों बाय किए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब शेयर्स का प्राइस 1000 से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, 1000 से मतलब ऐसे मार्केट ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे जाता है या ऐसे ऐसे गिरता है, या तो फिर ऐसे सडनली चढ़ गया या फिर सडनली गिर गया, यही होता है, ठीक है। तो अब 1000 से शेयर्स है, कंपनी अच्छा परफॉर्म की, तो क्या होगा ना, कंपनी का जो शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा, क्या होगा, 1001 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1000, 5, 10, 1100 चला गया, मान के चलिए करते करते परफॉर्म 1100 चला गया। अब आपको यहाँ 100 का प्रॉफिट दिख रहा है, मान के चलिए, मान के चलिए तो 1000 शेयर्स अगर बाय किया होगा, ठीक है, अब ये 1100 हो गया, तो उसको क्या होगा,
मतलब 1100 हो गया तो 100 का प्रॉफिट दिख रहा है उसको, ठीक है। मान के चलिए एक शेयर से बाय किया तो उसको एक शेयर का हिसाब से प्रॉफिट दिखेगा। अब ये हो सकता है कि एक शेयर का कीमत कितना है, 5 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ठीक है, या 100 भी हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी है, उसका एक शेयर का कीमत क्या है। 1 रुपये भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है उसका कीमत, समझ गए। 5 शेयर, 10 शेयर, ऐसा ऐसा कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड जिसका 12,000 13,000 MRF का एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, उसका शायद 1-1.5 लाख रुपए था या 2 लाख कुछ था। मतलब एक शेयर से बाय की समझिए 2 लाख रुपए का वो। और कोई होता है कंपनी जिसमें एक शेयर बाय किए तो वो 2 रुपये का ही है, ठीक है। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपने कितना शेयर्स कितने रुपए पे बाय किया, उस अनुसार आपको प्रॉफिट लॉस होगा। तो हम लोगों ने क्यों लिया, हम लोगों ने एक कंपनी का जो शेयर्स हम लोगों ने एक भी अगर लिया, शेयर्स खरीदे बाय किए, तो क्यों किए कि इसका फंडामेंटल कंपनी का बहुत अच्छा है, ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम लोग ने इसलिए इसका एक शेयर्स बाय किए। हाँ, अगर ये कंपनी अच्छा नहीं है, परफॉर्म अगर हम लोग लेने के बाद अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा, हम लोग को लॉस होगा। जितना आपने शेयर्स बाय किया कंपनी का, उस अनुसार क्या होगा, आपको लॉस होगा, उस अनुसार आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यही होता है। अगर हम लोग को चलिए मान के चलिए कि हम लोग मैंने 100 शेयर्स लिया, ऊपर गया, मान के चलिए मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मान के चलिए 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है एक शेयर्स में, ठीक है। मतलब ऊपर गया, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 10 रुपये ऐसा कुछ नहीं, मान के चलो प्रॉफिट हो, हम लोग क्या किए कि चलो इसको बेच दिए, ठीक है। अब किसी को लगेगा कि चलो ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो हम मेरे ऐसा और बहुत कोई है, तो हम लोग वो क्या करेगा, वो खरीद लेगा। बेचा मैंने लेकिन खरीद लिया, हमारे जैसा ही बहुत इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेलर्स है जो भी है वो खरीद लिए। तो ऐसा ही होता है, इसमें क्या होता है, शेयर्स का खरीद और बिक्री होता है। मतलब क्या होता है, बाई और सेल होता है, समझ गए। तो शेयर्स का प्राइस ऐसा ही फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मान के चलिए शेयर्स अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग इन्हें यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे गया शेयर्स, मान के अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ गया, ठीक है, मैंने बाई किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे गया, मुझे लग रहा है यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पे बुक कर लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए। लेकिन ये और आगे जाता तो मुझे और प्रॉफिट होता। अब बहुत को यहाँ पे बाई किया होगा, बहुत को यहाँ पे बाई किया होगा, मैंने यहाँ सेल करके प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत को क्या किया होगा, बाई किया होगा यहाँ पे, ठीक है, बाई किया होगा, और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो बाई किया होगा, हो सकता है यहाँ पे ही सेल करे, हो सकता है यहाँ पे सेल करे, अब यहाँ पे भी बाई करने वाला होगा, समझ गए। तो ऐसा ही इसमें होता रहता है, हो सकता है यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ से फिर नीचे आ जाए, तो यहाँ पे जो बाई करेगा उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाई करेगा इस लेवल पे, यहाँ पे कोई सेल करेगा, तो ऐसा ही चार्ट ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको लगा हुआ चार्ट है, ये देखिए, ये देखिए एक चार्ट लगा हुआ है, ये देखिए, ये एक चार्ट लगा हुआ है, देखिए ऐसा है। जैसे यहाँ पे कोई बाई किया, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई सेल किया, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ कोई बाई कर लिया, फिर यहाँ पे कोई बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर यहाँ पे कोई बाई किया लेकिन उसको यहाँ नीचे आया तो यहाँ लॉस हो गया, एसएल बुक मतलब एसएल लग गया, उसका लॉस हो गया यहाँ से। यहाँ पे कोई बाई किया तो यहाँ पे सेल किया। तो ऐसा ही देखिए चार्ट ऐसा ही बनता है, ये देखिए शेयर मार्केट में चार्ट ऐसा ही बनता है। ये इंडेक्स का चार्ट है, लेकिन कोई भी स्टॉक का चार्ट ऐसा ही बनता है, इसी टाइप का बनता है। देखिए यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे कोई मान के सेल कर दिया, फिर यहाँ पे कोई बाई किया, यहाँ पे हो सकता है सेल कर दे, फिर होता है यहाँ कोई बाई किया हो तो यहाँ से उसका प्राइस नीचे आएगा, तो फिर यहाँ से लॉस हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसा ही आपको चलते रहता है, समझ गए। तो शेयर्स अगर आप किसी कंपनी का बाई कर रहे हैं तो उसमें कैसे प्रॉफिट होता है, इसी तरह प्रॉफिट होता है, समझ गए। शेयर्स का प्राइस ऊपर गया तो आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ से लॉस हो जाएगा, समझ गए। तो मैं आपको यहाँ से भी एक बार बताता हूँ। अब देखिए इसमें एक और किस तरह का प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या करता है ना, डिविडेंड देता है। तो कंपनी क्या करता है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मान के चलिए कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ अच्छा, तो कंपनी क्या करेगा ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करता है ना, अपने इन्वेस्टर्स को देता है। जो कंपनी का हिस्से में मतलब उसका शेयर्स लिया है उसको बोलता है इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्योंकि आप कंपनी का शेयर्स बाय किए, तो जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है तो क्या करता है, अपना प्रॉफिट में तो कुछ हिस्सा क्या करता है ना, इसको देता है इन्वेस्टर्स को, समझ गए। तो उससे भी डिविडेंड से भी क्या क्या होता है, प्रॉफिट कमाया जा सकता है, समझे। तो जो कंपनी जो परफॉर्म जो अच्छा कर रही है उसका प्रॉफिट में तो कुछ हिस्सा अगर देती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है, समझ गए। तो शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, शेयर्स का खरीद और बिक्री होता है, बाय और सेल होता है, बाय और सेल होता है।
शेयर्स का, कंपनी का एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपनी है, इसका कुछ हिस्सा जो रहता है शेयर्स का 1000 या 5 शेयर या 10,000 है। अब ये डिपेंड करता है कि एक शेयर इसका 5 रुपये का है कि 1 रुपये का है या 500 का या 5,000 का। तो आप इसका मान के चलिए 5,000 का एक शेयर है, आपने 2 शेयर से बाय किया, आपने 10,000 का बाय कर लिया, तो आपको जो प्रॉफिट होगा उस अनुसार आय होगा। ये ऊपर जाएगी आपको 10,000 में तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो नीचे जाएगा तो आपको 10,000 में से लॉस होगा। बस वैसा ही होता है, समझ गए। तो कंपनी क्या है, शेयर मार्केट मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कंपनी क्या करता है, शेयर्स बेचती है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, समझ गए। और ये जहाँ पे ये लिस्ट होता है शेयर मार्केट में, ये कहाँ पे लिस्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज कौन है, हम लोग का इंडिया का NSE है। देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये हाइड करके देखिए यहाँ से स्टॉक मार्केट का ये लिस्ट कहाँ होता है, पी स्टॉक सब NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है आपको BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, समझ गए। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज रहता है, तो इस पे ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है, इंडियन शेयर मार्केट का शेयर स्टॉक मतलब लिस्टेड होता है, समझ गए। अब इसमें आप ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। डीमेट अकाउंट के लिए आप कोई भी शेयर्स को अगर बाय और सेल करेंगे ना, तो उसमें आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट है, एंजल वन है, जैसे ग्रो है, आप स्टॉक्स है, जीरोधा है, बहुत सारे डीमेट अकाउंट है। उसमें आपको पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है। तो उससे आपको क्या होता है, उसमें आप ID बना करके शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। तो क्लियर हो गया आपको शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आपको शेयर्स में जैसे आपने डिलीवरी में बाय किया है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आप एक दिन के लिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने जैसे लिया उसका शेयर प्राइस बढ़ गया, तो आपको क्या होगा, तुरंत प्रॉफिट होगा, तुरंत बाय भी मतलब करके तुरंत सेल भी करके निकल सकते हैं। नहीं तो फिर अब 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल भी मतलब आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, समझ गए। आपको जितना मन आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर शेयर्स का प्राइस नीचे आ रहा है तो उसको आप उसको लॉस में बुक कर सकते हैं, मतलब आपको उसमें लॉस लग जाएगा, समझ गए। तो इसी में प्रॉफिट और लॉस होता है, समझ गए। आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट 1 महीना में हो गया तो 1 महीना में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए आप, ठीक है, 1 महीना में। और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो 1 महीना लॉस हो गया, तो आप वहाँ से लॉस बुक करके निकल जाइए। नहीं तो आपको लग रहा है कि ये परफॉर्म अच्छा करेगा, अच्छा कंपनी है, तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक के भी होल्ड कर सकते हैं, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, लॉस कभी भी हो सकता है। शेयर्स का प्राइस नीचे हुआ तो बिना नॉलेज का ये सब नहीं करना चाहिए, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा। तो शेयर मार्केट रिलेटेड मैंने आपको बताया, तो आपको कोई वीडियो देखने का और ज़रूरत नहीं पड़ेगा।